दोस्तों, मैं हूं बोनी वर्मा और आप देख रहे हैं डरावनी दास्तान। आज की ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक अधूरी रात का डरावना सच है। ये उन लोगों के लिए है जो मजे मजे में मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये कहानी है भानगढ़ किले की। हाँ, वही जगह जिसके बारे में सालों से ढेरों कहानियां छुपी हुई हैं। सरकार ने तो बस एक छोटी सी चेतावनी लगा दी है, शाम ढलने के बाद यहां रुकना मना है। लेकिन क्या सरकार उन चीखों को सुन पाई है जो रात के सन्नाटे में गूंजती हैं? क्या वो उन परछाइयों को देख पाई है जो खंडहरों में भटकती हैं? शायद नहीं। और यही गलती की रांची से आए 3 बिंदास दोस्तों ने, मयंक, जतिन और वेदांत ने। कॉलेज के दिनों से ये तीनों हर मुश्किल और हर मजे में साथ थे। अब जिंदगी भले ही अलग शहरों में बांट गई थी, लेकिन साल में एक बार एक बेफिक्री वाली यात्रा तो बनती थी। इस बार उनकी मंजिल थी राजस्थान। जयपुर की शाही शान, चित्तौड़ का गौरव, पुष्कर की शांति, सब उन्होंने अपनी यादों में कैद कर लिया था। पर इस बार जतिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ट्रिप के आखिरी दिन हमेशा कुछ नया करने की चाह रखने वाले जतिन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, यार एक लास्ट जगह बची है, भानगढ़ फोर्ट। रात में चलें क्या? मयंक, जो हमेशा से ही प्रैक्टिकल सोच रखता था, हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, ये सब बस लोगों की बनाई हुई बातें हैं। थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ा डर और कहानियां बन जाती हैं। वेदांत, जो थोड़ा शांत और संवेदनशील था, थोड़ा झिझका। उस जगह के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, बचपन में दादी की कहानियों से लेकर इंटरनेट के डरावने किस्सों तक। भानगढ़ का नाम हमेशा डर का दूसरा नाम रहा था, पर अपने दोस्तों को मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दोस्तों के दबाव और एक अनजाने रोमांच की चाह में वो भी मान गया। प्लान पक्का हो गया। शाम की हल्की रोशनी में भानगढ़ की तरफ निकलेंगे और रात उसी शापित किले में गुजारेंगे। उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनने वाली थी। एडवेंचर चाहिए था ना? अब देखो ये एडवेंचर उन्हें कहां ले जाता है। दोपहर के ठीक 3 बजे उनकी गाड़ी भानगढ़ के पास एक सुनसान सड़क पर रुकी। किले के दूर से दिखते खंडहर भी एक अजीब उदासी लिए हुए थे। दिन की रोशनी में भी एक ठंडी कंपकंपी महसूस हो रही थी। पुराने खंडहर, टूटे मंदिर और कुछ हिम्मत वाले टूरिस्ट जो दिन में इस जगह की नेगेटिव एनर्जी को महसूस करने आए थे। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे यह जगह सांस लेना ही भूल गई हो। पर जैसे ही शाम के 5:30 बजे सूरज अपनी सुनहरी किरणें समेटने लगा, आसमान में अजीब रंग घुलने लगे। माहौल अचानक से भारी होने लगा, जैसे किसी अनचाही चीज के होने का एहसास हो रहा हो। हवा में एक अजीब सी नमी और सन्नाटा घुल गया। दिन की चहल पहल धीरे धीरे शांत होने लगी। एक लोकल गार्ड, जिसकी आंखों में सालों का डर साफ झलक रहा था, उनके पास आया और धीमी डरी हुई आवाज में बोला, साहब 6:30 बजे के बाद कोई अंदर नहीं रुकता। रात में ये जगह पूरी तरह बदल जाती है। यहां की हवा में चीखें सुनाई देती हैं, रूहें भटकती हैं। बहुतों ने कोशिश की है रात बिताने की, कोई वापस नहीं लौटा। जतिन ने अपनी बिंदास हंसी हंसते हुए कहा, अरे अंकल, डराने की जरूरत नहीं है, हम तो बस कंटेंट बनाने आए हैं। कुछ वायरल वीडियो, कुछ क्रीपी रील्स, आजकल यही तो चलता है। गार्ड ने उनकी बचकानी बातों पर तरस खाया। उसने आंखें टेढ़ी की और बस एक गहरी रहस्यमयी लाइन बोली, कंटेंट तो मिल जाएगा, ऐसा कंटेंट जो तुम्हारी रूह तक को कंपा देगा। बच पाओगे या नहीं वो बात की बात है। ठीक 6:30 बजते ही किले के अंदर मौजूद इक्का दुक्का टूरिस्ट भी तेजी से बाहर निकलने लगे, जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। किले का मुख्य दरवाजा बंद होने की आवाज हवा में गूंजी और तीनों दोस्त दीवार के पीछे छिप गए। लेकिन ये तीनों रोमांच के नशे में एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गए। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे किले को अपनी चपेट में ले रहा था। अब किला इनका था। 3 बेखबर नौजवान और पूरी तरह से सुनसान शापित भानगढ़ की रात। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा रही थी। शुरुआत में सब मजाक ही था। मयंक अपना कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। जतिन मजेदार कमेंट्री कर रहा था। वेदांत थोड़ा डरा हुआ जरूर था, पर दोस्तों का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। उन्होंने कुछ इंस्टाग्राम रील्स बनाए, भूत प्रेतों के रोल प्ले किए और अपनी बहादुरी पर खूब हंसे। उन्होंने एक खाली कमरे में जाकर भूत भूत चिल्लाया और हंसते हंसते लौटपोट हो गए। लेकिन फिर रात के ठीक 9 बजे पहली आवाज आई, एकदम हल्की सी, जैसे किसी घायल औरत की कराह।
जैसे कोई खंडहर के किसी अंधेरे कोने में दर्द से तड़प रहा हो। यह आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उन्हें लगा कि उनका वहम है। मयंक कैमरे को नीचे करते हुए रुका और अपने दोस्तों की ओर देखकर बोला, तुम लोगों ने सुना? अभी किसी के रोने की आवाज आई। वेदांत, जिसका चेहरा पहले से ही उतरा हुआ था, घबराकर बोला, भाई मजाक मत कर, यहां कौन रोएगा? कोई नहीं है यहां। जतिन हमेशा की तरह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने कहा, चलो देखते हैं, हो सकता है कोई जानवर फंस गया हो। तीनों उस दिशा में दबे कदमों से बढ़े जहां से आवाज आई थी। कदम रखते ही धूल उड़ रही थी और पुरानी लकड़ियों के चरमराने की आवाज आ रही थी, जिसके चारों ओर टूटी हुई दीवारें थीं। अंधेरे में कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो कराह फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी तेज, थोड़ी ज्यादा दर्दनाक, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो, पर उसकी आवाज गले में ही घुट रही हो। अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने तीनों को कंपा दिया। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू भी थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और मरा हुआ वहां मौजूद हो। वेदांत अब पूरी तरह से डर गया था। बोला, भाई सीरियसली, चलो वापस चलते हैं, ये सब बहुत अजीब है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन जतिन, जिसका रोमांच अब डर में बदल रहा था, फिर भी अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाया। उसने कहा, बस एक बार और देखते हैं, क्या है अंदर? मयंक, अपनी फ्लैशलाइट दिखाना। जी, उन्हें क्या पता था, ये कोई मामूली आवाज नहीं, ये किसी डरावनी चीज का बुलावा है। जैसे ही मयंक ने कुएं के अंदर फ्लैशलाइट की रोशनी डाली, अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिवाय एक पानी की सतह के जो चांदनी में हल्की सी चमक रही थी। तभी अचानक पानी की सतह पर एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, एक बिगड़ा हुआ डरावना चेहरा जिसकी आंखें बंद थीं। चेहरा कुछ पल के लिए पानी में तैरता रहा, फिर धीरे धीरे डूबने लगा। अचानक वो चेहरा अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं और एक चीख हवा को चीर देती है। ये चीख उस औरत की नहीं थी, बल्कि किसी और की, एक आदमी की भयानक चीख। कुएं के चारों ओर की मिट्टी और दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वेदांत डर से चीख उठा और पीछे हट गया। मयंक का हाथ कांप रहा था, जिससे फ्लैशलाइट की रोशनी इधर उधर डोल रही थी। जतिन पत्थर की तरह जम गया था। तभी कुएं के अंदर से पानी तेजी से ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। पानी में वो डरावना चेहरा और ज्यादा साफ दिखाई देने लगा। अब उसके खुले मुंह से काले रंग का धुआं निकल रहा था। धुएं में कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं। वेदांत चिल्लाया, भागो यहां से, यह जगह ठीक नहीं है। तीनों ने बिना एक पल घंवाए पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो पतले रास्ते जैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। हर तरफ खंडहर और टूटी हुई दीवारें थीं, जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। हर 2 सेकंड में उन्हें लगा कोई उनके पीछे है। कभी हल्की सी घिसटने की आवाज, कभी कोई असहज सांस लेने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों पर लगे सालों पुराने चित्र उन पर हंस रहे हों। और तभी सामने एक दीवार पर कुछ लिखा दिखा, खून से लिखे हुए अक्षर जो चांदनी में चमक रहे थे। तुम लोग मेरी मर्जी के बिना यहां आए हो, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। मयंक डर के मारे वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। उसका सारा हौसला टूट चुका था। उसे अपने दोस्तों को इस सब में लाने का पछतावा हो रहा था। वेदांत कांपते हुए अपना मोबाइल निकाला। उम्मीद थी कि शायद अब नेटवर्क आ जाए, पर स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा हुआ था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सिवाय उनकी तेज सांसों और डर से धड़कते दिलों की आवाज के। उन्हें लगा कि वो एक भयानक सपने में फंस गए हैं, जिससे जागना नामुमकिन था। और फिर एक भारी लकड़ी का दरवाजा, जो सालों से बंद पड़ा था, अपने आप धीरे धीरे खुला। दरवाजे के पीछे वही जली हुई औरत खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा पिघली हुई मोम जैसा लग रहा था। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और धुंधली परछाइयां थीं, इंसानी आकृतियां, लेकिन अजीब और अधूरी। किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी के हाथ गायब थे, किसी के पैर उल्टे मुड़े हुए थे। उनकी दबी हुई चीखें और कराहें हवा में तैर रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ दर्द में हों। जतिन ने
अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर पागलों की तरह एक बड़ा पत्थर उठाया और दरवाजे की तरफ फेंका, लेकिन वो पत्थर हवा में ही गायब हो गया, जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकराकर कहीं और चला गया हो। और तभी उस जली हुई औरत का मुंह खुला और एक भयानक आवाज गूंजी, स्वागत है, अब तुम मेरे हो। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई सालों से भूखा राक्षस बोल रहा हो। अब इन तीनों का होश उड़ गया। उन्हें समझ में आ गया था कि वो किसी भयानक जाल में फंस चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो अंधेरे में इधर उधर भागने लगे। हर मोड़ पर उन्हें लगा कि वो परछाइयां उनके पीछे हैं। उनकी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हो रही थी। मयंक ने भागते हुए एक पुराने मंदिर की ओर इशारा किया, जिसके अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी। उधर, शायद उधर से कोई रास्ता हो। वे मंदिर के अंदर भागे। मंदिर की दीवारों पर डरावनी नक्काशी थी, जो रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। बीच में एक मूर्ति थी, जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। मंदिर के अंदर घुसते ही एक अनदेखी ताकत ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। मयंक का कैमरा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। स्क्रीन पर कैमरा अभी भी ऑन था और उसमें एक भयानक चीज रिकॉर्ड हो रही थी। उनकी ही परछाइयां दीवारों पर तेजी से दौड़ रही थीं, लेकिन उनकी खुद की परछाइयां जमीन पर स्थिर थीं। परछाइयां दीवारों पर, छत पर, हर जगह फैल रही थीं, जैसे वो कोई अलग ही चीज हो। वेदांत चीखा, हमारी परछाइयां, ये हमारी नहीं है। जतिन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और तभी उन्होंने देखा, जमीन पर पड़ी परछाइयों के पैर नहीं थे। वो सिर्फ धड़ तक थीं और दीवारों पर दौड़ रही परछाइयां पूरी थीं। और तभी मंदिर के अंदर की रोशनी धीमी होने लगी। हवा में एक अजीब सी भुनभुनाहट सुनाई देने लगी, जैसे सैकड़ों मक्खियां एक साथ भुनभुना रही हों। मंदिर के कोने से एक अजीब और गरीब आकृति निकली, जो न तो पूरी इंसान थी और न ही पूरी जानवर। उसके शरीर पर अजीब निशान थे और उसकी आंखें लाल थीं। तुमने सोचा कि तुम छिप जाओगे? उस आकृति ने एक कर्कश आवाज में कहा। यह जगह उन सभी की कब्रगाह है जो मेरे नियम तोड़ते हैं। जतिन ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तुम कौन हो? हमें जाने दो। आकृति ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मैं यहां का रखवाला हूं, जिसने इस किले की रक्षा की और जिसने इसे शाप दिया। और तुम अब मेरे नए मेहमान होगे। उस आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और मयंक के गले को अनदेखे तरीके से पकड़ लिया। मयंक हवा में ऊपर उठने लगा। उसका दम घुट रहा था। वेदांत और जतिन उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें कोई ताकत पीछे धकेल रही थी। मयंक का शरीर अचानक जोर से जमीन पर गिरा और उसके चेहरे पर एक भयानक स्थिर मुस्कान जम गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। वेदांत और जतिन सदमे में जम गए। उनके दोस्त की मौत उनके सामने हुई थी। एक गया। उस आकृति ने कहा, 2 और बाकी हैं। किसी तरह भागते भागते उन्हें एक टूटी हुई दीवार मिली, जिसमें एक छोटा सा छेद था। वेदांत ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, उधर से निकल सकते हैं। मेरी वे रेंगते हुए उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। पीछे से उन भयानक परछाइयों की धीमी दर्दनाक आवाजें आ रही थीं और उस आकृति की कर्कश हंसी पूरे किले में गूंज रही थी। जैसे ही वेदांत आधा बाहर निकला, किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया। एक बर्फीला हाथ था जो उसकी एड़ी को कसकर पकड़े हुए था। वेदांत चीख उठा। जतिन ने उसे अपनी पूरी ताकत से खींचा और आखिरकार वो उस छेद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। वेदांत का पैर ठंडा पड़ गया था और उस पर उंगलियों के निशान बन गए थे। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा, उस छेद के अंदर से वो जली हुई औरत उन्हें घूरती हुई देख रही थी। उसकी काली आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसके बगल में वो भयानक आकृति खड़ी थी। रात के करीब 3 बजे ये दोनों किसी तरह भागकर किले की बाहरी दीवारों तक पहुंचे और हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। डर और थकान से उनका बुरा हाल था। उन्हें एक दूसरे से बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बस भागना जारी रखा जब तक कि सूरज की पहली किरणें नहीं दिखाई देने लगीं। सुबह 7 बजे जब टूरिस्टों का पहला ग्रुप गाइड के साथ किले के मुख्य गेट पर पहुंचा, तो उन्होंने गेट के पास 2 लड़कों को बैठे हुए देखा। चेहरे पर गहरी खरोंचें थीं, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और आंखें पूरी रात रोने और डरने की वजह से लाल हो गई थीं। उनके चेहरों पर एक ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। मयंक कहीं नहीं था। गार्ड ने उन्हें देखा और बस धीरे से गहरी उदासी के साथ बोल दिया था, भानगढ़ सिर्फ देखने की चीज है, इसे महसूस करने की कोशिश मत करो।
यहाँ की मिट्टी में उन लोगों का खून मिला है जिन्होंने इसे महसूस करने की गलती की थी। आज 3 साल बीत चुके हैं उस भयानक रात को। वेदांत ने अब थेरेपी लेनी शुरू कर दी है। वो अक्सर रात में डर से चीख उठता है और उसे डरावने सपने आते हैं। उसे आज भी मयंक की आखिरी हंसी याद है और वो बर्फीला हाथ जो उसके पैर पर लगा था। जतिन, उसने भूतों पर मजाक करना पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब वो किसी भी विषय पर घंटों बोल सकता है। बस भानगढ़ का नाम सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसका मुंह बंद हो जाता है। उस रात उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसे अक्सर रात में मयंक की आवाज सुनाई देती है, उसे अपना नाम पुकारते हुए। और मयंक, उसका शरीर कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वह भानगढ़ की दीवारों में हमेशा के लिए समा गया है, उन भटकती आत्माओं में से एक बनकर। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो एक बार भानगढ़ जाकर देख लो। लेकिन याद रखना, हर खुला दरवाजा बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, और कुछ सन्नाटे सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वो जवाब भी मांगते हैं, और कभी कभी वो आपकी जान भी ले लेते हैं। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताओ, क्या आप भानगढ़ जाने की हिम्मत रखते हो या आपका कोई ऐसा डरावना अनुभव है। मैं हूं बोनी वर्मा और आप देख रहे थे डरावनी दास्तान। रात में अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना, क्या पता कौन तुम्हें बुला रहा हो।